हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आ चुका है हमारे पास कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री का। जी हाँ बच्चों, केमिस्ट्री का 100% रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और आपको बता दूँ, यह वीडियो किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है। जी हाँ बच्चों, यह वीडियो किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है। देख सकते हैं आज की वीडियो पे हम आपको सभी क्वेश्चंस भी कराएंगे, वो भी विद सोल्यूशन के साथ। देख सकते हो पूरा का पूरा हम सोल्यूशन भी लेकर आ चुके हैं, पूरा सोल्यूशन भी कराने वाले हैं। और आप सभी को बता दो, ये वीडियो किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है। और ये वीडियो यदि आपको मिल गया है तो आप है बहुत बड़े खुशनसीब। इसीलिए यदि आपको ये वीडियो पहले मिलती है तो आप जल्दी से वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हम आपको सेट सी का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इसके अलावा हम इसके बाद आपको अब सेट ए का भी क्वेश्चन पेपर और सेट बी और सेट डी का भी क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले हैं। क्या पता कल आपका किस्मत अच्छा ना हो और आप सेट डी सेट सी बस का पेपर देख के गए और आ गया सेट ए का। इसीलिए आपको चारों के चारों वीडियो को फुल वॉच करना है। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो यूट्यूब चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको घर बैठे प्राप्त हो जाए और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, वो भी एकदम फ्री, जो एकदम फ्री कर सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि जैसे 1 घंटा होता है तो 1 घंटे बाद यह वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर आपको टोटल प्रश्न 20 देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके अधिकतम अंक 70 नंबर के होने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लेते हो तो ये 70 नंबर आपके कहीं जाने नहीं वाले, आपके एकदम पास ही 70 नंबर रहने वाले हैं। और ये 70 लाने से आपको 70 में 70 लाने से आपको कोई दुश्मन भी नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तैयारी भी बहुत ज़्यादा करनी है आप सभी को। क्योंकि अभी तो मैं आपको जितने क्वेश्चंस कराऊंगा सोल्यूशन के साथ करा दूंगा, पर आपको अभी याद तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे। तो उतने ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है नहीं निर्देश। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं सवाल की ओर। क्या चलते हैं डायरेक्ट सवाल की ओर। और आपको बता दो, इस चीज़ यहाँ पर मैं पेंसिल का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक रियल पेपर है, इसे फिर से रिटर्न करना होता है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा गोदागादी नहीं कर सकता। चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, सही विकल्प चुन करके। पहला है सोडा वाटर है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, द्रव से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस में द्रव और द्रव में ठोस। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द्रव से गैस। क्या होगा? द्रव से गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोलिक अम्ल है। तो आप बताना, ऑप्शन दिया है मेथेनॉल, फिनॉल, एथेनॉल और इथर। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल इज द राइट आंसर। क्या होगा बच्चों? फिनॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है। तो ऑप्शन दिया गया ए, बी, सी एंड डी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बी होगा, सेक इनवर्स वन। क्या होगा? सेक इनवर्स वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टीफन अभिक्रिया से बनाए जा सकते हैं। आपको बताना स्टीफन अभिक्रिया से क्या बनाए जा सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया है कीटोन, एमीन, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर तो होगा आप जो आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होता है। तो किस अवस्था में होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला sp, दूसरा sp2, तीसरा है sp3, चौथा sp3 और डी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, sp3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से सभी एंजाइम है। क्या बताना है कि रासायनिक रूप से सभी एंजाइम क्या है। तो आप बताओ कि रासायनिक रूप से सभी एंजाइम क्या है बच्चों? आपके प्रोटीन्स है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ देखो, प्रोटीन, एमिनो अम्ल ये तो नहीं होगा, प्रोटीन ये होगा, और पेप्टाइड ये नहीं होगा, और एमाइड ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों ये इंग्लिश माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसे भी आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है जल की मोलारता कितनी होती है। तो आप बताओ कि जल की मोलारता 55.6 मीटर होता है। क्या? 55.6 मीटर होता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को बिंदी बिंदी कहते हैं। तो आप बताओ क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट है मर्क्यूरी Hg जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, बिंदी बिंदी संक्रमण श्रेणी क्या तत्व है। तो आप बताना है कि ये समूह 12 के तीसरे श्रेणी का तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है फिनॉल अल्कोहल की अपेक्षा बिंदी बिंदी अम्ली होती है। तो आप बताओगे क्या होती है? अधिक अम्ली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH बराबर क्या होगा। तो आप बताओगे RNC होगा। नेक्स्ट है अमोनियम
सिल्वर नाइट्रेट को बिंदी बिंदी कहते हैं? तो आप बताओगे अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टालेस अभिकर्मक क्या कहते हैं? टालेस अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों जो इंग्लिश माध्यम के छात्र छात्रा हैं इसे आप पढ़ लीजिएगा, सेम आंसर आपका वही होगा जो इसका होगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है आपका सत्य असत्य। जी हाँ बच्चों, सत्य असत्य आता है। यहाँ पर आपको पहले दिया गया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन है। तो आप बताओगे कि आदर्श विलयन नहीं है, तो इसका जो होगा आपको क्रॉस कर देना, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। जानते हैं कि सूक्ष्म प्राथमिक सेल उन्हें कहते हैं जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, तो सूक्ष्म सेल उसी को कहते हैं। तो आप बताओगे इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। ठीक है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के केंद्रीय धातु परमाणु लोहा Fe है। तो आप बताओगे कि हाँ, हीमोग्लोबिन जो खून होता है उसमें लोहे पाए जाते हैं, मतलब आयरन की मात्रा होती है, तो उसे हम सत्य करेंगे। नेक्स्ट है Mn2+ अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो आप बताओगे जी सत्य है होगा कि प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोलिक यौगिक है। तो आप बताओगे जी हाँ कि एल्डिहाइड और कीटोन एक कार्बोलिक यौगिक है, तो आप इसका उत्तर लगा दोगे सत्य। नेक्स्ट है प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड बनाते हैं। तो आप बताओगे कि ये प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड नहीं बनाते, तो आप इसका उत्तर लगाओगे असत्य। इसके बाद जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं यहाँ से आप सत्य असत्य को टिक कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पर आपको कुछ सही जोड़ी दिया गया है और आपके लिए इसमें कुछ सही जोड़ी होमवर्क भी होने वाला है, ताकि हम देख सकते हैं कि हमारे जो छात्र छात्रा हैं कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है पहला है संक्षारण। तो संक्षारण किसका होगा? तो आप बताओ कि संक्षारण जो होगा इसका जो उत्तर हो जाएगा वैद्युत रासायनिक घटना। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B12 में क्या होता है? तो आप बताओगे B12 में आपका क्या होगा बच्चों? आपका होगा कोबाल्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन क्या होगा? तो आप बताओगे कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये पुरुष लैंगिक हार्मोन होता है। क्या होता है बच्चों? पुरुष लैंगिक हार्मोन होता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको ये दो प्रश्न क्रमांक 4 डायएजोनियम लवण और फेहलिंग विलयन, ये आपको एक होमवर्क के लिए, जी बच्चों ये दोनों आप सभी के लिए एक होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। आप इसे करिएगा और बताइएगा, कमेंट में आप सभी को इसका उत्तर देना है। और फिर यदि नहीं बनता तो हम इसको आपको टेलीग्राम में इसका उत्तर बता देंगे, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका उत्तर वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं ये सभी इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए है। इसके बाद बच्चों आता है एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना। पहला है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको क्वेश्चन पूरा बताऊंगा, फिर इसके आप देख लो ये आंसर है आपका। ठीक है। आंसर भी आपको करा दूंगा। पहला है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना का सूत्र लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट है ये फार्मूला दिया गया 2 में पाए जाने वाली संवेदता का नाम लिखना है। ठीक है। थर्ड में है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड और फिनाल के मध्य होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। ओके। नेक्स्ट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद करने वाले क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से मनुष्य की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। तो चलो अब इसका उत्तर देखिए। जो आपका पहला है, पहले का आप लिखोगे AM, यहाँ पर अनंत का साइन है, फिर AMC। ठीक है। दूसरे का होगा ऑक्सीकरण, क्या देख लो, दूसरे का आपका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है ना, दूसरे का आपका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड है एमिनो अम्ल, यहाँ पर जो आप तीसरा दिया है, तीसरे का आप लगाओगे P एमिनो इंजोनोबेंजाइन। ठीक है। चौथे का आपको हो जाएगा मल्टोज और पश्चिमी हो जाएगा विटामिन E। क्या पश्चिमी हो जाएगा विटामिन E, कि विटामिन E के कमी से मनुष्य प्रजनन क्षमता की कमी हो जाती है। फिर इसके बाद छात्र छात्राएं इंग्लिश मीडियम के छात्र नोट कर लेंगे। इसी प्रकार बता दो यहाँ से आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न, जी हाँ बच्चों 2-2 नंबर वाले सभी प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। पहले मैं आपको पूरे प्रश्न को बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर इसके बाद में आपको वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर भी दे दूंगा। और साथ में आप यदि इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक देखने को मिलेगा। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप इसका PDF और आंसर शीट का भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहला है
ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी एरो MnMn सेल अभिक्रिया के लिए 298 के पर ताप पर 69 समीकरण लिखिए। 8वें में दिया गया है लोहे पर जंग लगने की क्रिया से में होने वाली वैद्युत रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, कि लोहे पर जो जंग लगता है वो जिस क्रिया द्वारा होती है उसका आपको वैद्युत समीकरण लिखना है। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7 में निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया कोटि का मान लिखिए। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनका अभिक्रिया कोटि का मान बताना है, जहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1-1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अथवा निम्नलिखित वेग स्थिरांक से अभिक्रिया कोटि के पहचान कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित वेग स्थिरांक से अभिक्रिया कोटि की पहचान करना है। आपको बताना है यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है इनमें आपको अभिक्रिया कोटि की पहचान करना है कि ये अभिक्रिया कोटि सही है कि गलत है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, अथवा 4F अंतर संक्रमण श्रेणी के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या लिखना है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है संकुल यौगिकों के लिए परिभाषित कीजिए। मतलब आपको ये संकुल यौगिक दिए गए हैं इनको आपको परिभाषित करना है। यहाँ पर दिया है पहला उपसार संयोजन क्षेत्र, दूसरा लिगेंड। ठीक है, आपको क्या करना है, इन संकुल यौगिक को आपको परिभाषित करना है। 8वें में दिया बच्चों आपको उपसार संयोजित यौगिक के लिए परिभाषित कीजिए। पहला है उपसार संयोजन संख्या और दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या। क्या है, उपसार संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या, इनको आपको उपसार संयोगी यौगिक में परिभाषित करना है। क्या करना बच्चों, परिभाषित करना है। इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राएं भी इसे नोट करते चलेंगे, सभी के लिए सेम पेपर रहता है पेपर एग्जाम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिक के सूत्र लिखिए। जहाँ पर पहला है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड और दूसरे में दिया है आपका पोटेशियम हेक्सोसाइनाइड फ्लोराइड थर्ड। ठीक है, आपको इसका बच्चों सहसंयोजी यौगिक का क्या करना है, सहसंयोजी यौगिक का आपको सूत्र लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अथवा में आते हैं। अथवा में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिक के IUPAC का नाम लिखिए। पहला है K2ZnOH का 4, बी है COEN3Cl3। आपको इन यौगिक का क्या लिखना है बच्चों, आप इनका इन यौगिक का आपको IUPAC क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। नेक्स्ट है अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। पहला दिया है और दूसरा दिया है। इन अभिक्रिया में आपको रासायनिक अभिक्रिया कराना है और इन विरिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। ठीक है, जहाँ पर आपको एक के लिए 1 नंबर, इसके लिए आपको सभी के लिए 1-1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के छात्र भी इसे पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, और बच्चों यदि आपने अभी तक ये वीडियो के यहाँ तक देखा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि क्या पता इस वीडियो या क्वेश्चन आपके इसमें ना फंस के सेट ए का क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए आपको सभी सेट के क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और पढ़ के जाना है एग्जाम में और अच्छे से मन लगा के पेपर देना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 का ये अथवा है। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण। यहाँ पर आपको एक लिखित रूप में दिया गया है कि सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम से क्रिया करता है और दूसरा है प्रोपीन की संख्या क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr से की जाती है। आपको इन दोनों क्रिया का आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों का आपको रासायनिक समीकरण लिया। क्या करना है, रासायनिक समीकरण में आपको परिवर्तित करना है। अब आप सोचेंगे रासायनिक समीकरण कैसे, तो ये आपको जैसा दिया है ना, ये रासायनिक समीकरण है, इसीलिए इसी तरह आपको इनको आपको इस तरह में परिवर्तित करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 12 अम्ल एमेडाइड पर बेंजीन जल एवं कास्टिक पोटास के साथ होने वाली अभिक्रिया का नाम एवं समीकरण लिखिए। जहाँ पर पूछा गया है इस समीकरण का उपयोग कार्बनिक अयौगिक की श्रेणी के अवरोहण से किया जाता है। ठीक है,
तो आपको इन दोनों को पढ़ना है। इसके लिए आपको पेपर में 2 नंबर मिलने वाले हैं। 8वें में पूछा गया है एथिल क्लोराइड की अल्कोहलिक NH3 के साथ होने वाली अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पे। यहाँ पर पूछा गया है अभिक्रिया की कोटि व आणविकता के कोई 3 अंतर लिखिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है बच्चों? अंतर लिखना है, वो भी कितने? कोई 3 लिखना है। किसमें? अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता। ठीक है ना? चलो, इसके बाद आता है बच्चों इसका अथवा जो है, अथवा आप देख सकते हो, इसका अथवा पूछा जा रहा है आपसे अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या करना है? अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में आपको कोई 3 अंतर लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया है संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्यों? उस तत्व का नाम लिखिए जो 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपको बता दूं इसका आंसर शीट भी आपको मिलने वाला है, तो घबराना नहीं है, बस वीडियो को अंत तक देखना है और दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाना है आपको अपने पेपर में। ठीक है, 8वें में दिया गया है संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण का निर्धारण कैसे किया जाता है? दर्शाइए कि Cr24 क्रोमियम की प्राकृतिक अरेचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, इसे आप कर लेंगे। फिर क्या आता है प्रश्न क्रमांक 15, यहाँ पर आपसे पूछा गया फिनॉल से कैसे प्राप्त करोगे? मतलब आपको बताना है कि जो पिक्रिक अम्ल है, बेंजीन है, बेंजोक्विनोन है, ठीक है, आप इसे फिनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे आपको इनको बताना है, क्रिया द्वारा, रासायनिक समीकरण द्वारा। इसके लिए आपको पेपर में 3 नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है अथवा पूछा गया है विल्सन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या करना है बच्चों? आपको इसमें आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, वो भी किसका? विल्सन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने का। क्या? ईथर बनाने की विधि का आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16। यहाँ पर से आप पूछा गया RNA और DNA में कोई 3 अंतर लिखना है। देखो, बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट रसायन ये जो केमिस्ट्री होता है इसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको मिलता है कि RNA और DNA में कोई 3 अंतर लिखना है। कितने? कोई 3 अंतर लिखना है। ठीक है, अथवा पूछा है गोलाकार प्रोटीन एवं रेशेदार प्रोटीन में 3 अंतर लिखिए। क्या करना बच्चों? गोलादार प्रोटीन एवं रेशेदार प्रोटीन में आपको कोई क्या 3 अंतर लिखने हैं। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 17। पूछा गया है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखना है। क्या लिखना है? इस अवाष्पशील विलय के लिए आपको किसका? राउल्ट का नियम लिखना है। पूछा गया दूसरा आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन की कोई 3 विशेषता लिखें। क्या करना है बच्चों? आपको इनका कोई 3 विशेषता लिखना है। क्या? 3 विशेषता लिखना है। अतः पूछा गया है गैस द्रवों में गैसों की विलेयता के संबंध में हेनरी का नियम लिखिए तथा दैनिक जीवन में हेनरी के नियम की 2 अनुप्रयोग लिखिए। क्या करना है आपको बच्चों? द्रवों के गैसों की विलेयता का संबंध बताना है और इसमें हेनरी का नियम भी लिखना है, और साथ में दैनिक जीवन में जो होता है आपके नॉर्मल जीवन में हेनरी का नियम किस प्रकार से प्रयोग होता है उसे भी लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 पूछा गया है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाले द्वितीयक सेल का वर्णन कीजिए। मतलब ऐसे वाहन जो स्वयं से चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन आजकल आ गए टेस्ला के जो होते हैं जो स्वयं से चलते हैं, उनके बारे में आप द्वितीयक सेल का वर्णन करना है। पहला है प्रयुक्त उपकरण एवं घटक, द्वितीयक सेल में जो उपकरण और घटक लगते हैं उनके बारे में बताना है, और दूसरा है निरवेशन एवं पुनर्वेशन का रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है आपका संदर्भ। 8वें में आपको पूछा गया है संदर्भ सेल में प्रयुक्त मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन। क्या करना है? मानक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का वर्णन करना है। यहाँ पर आपको पूछा गया पहले में उपकरण का नामांकित चित्र लिखना है, दूसरा रासायनिक समीकरण, तीसरा विभव का मान भी आपको बताना है। ठीक है ना, जो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विलयन होता है इसका आपका उपकरण का नाम, नामांकित चित्र, रासायनिक समीकरण और विभव का मान भी लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19 से पूछा गया द्विआण्विक नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि के 3 महत्वपूर्ण बिंदु एवं उपयुक्त उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, 8वें में पूछा गया केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। देखो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं बच्चों। आपको बता दें इसका आपको क्या करना है, ये जो वोल्टेज अभिक्रिया है
फ्रिकलैंड अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया है और शॉर्टेज अभिक्रिया है। इन चारों के लिए आपको इसका क्या करना है, इन चारों का आपको रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 20, जो आपके प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न होने वाला है। पूछा गया क्या होता है जब, यहाँ पर आपको 4 दिए गए, इन चारों के लिए आपको 1-1 नंबर मिलने वाला है। पहला है एल्किक साइनाइड का अपचयन SnCl2 + HCl द्वारा आंशिक रूप से होता है तथा जल अपघटन पर उत्पाद बनता है। बी दिया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल को 573 ताप पर Cu नली से प्रभावित किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड के सांद्र NaOH विलयन के साथ अभिकृत किया जाता है। एथेनोइक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इन चारों का आपको बच्चों आपको क्या बताना है कि इनका रासायनिक समीकरण लिखना है आपको, और बताना है कि जब ये चीज़ एथेनोइक अम्ल P2O5 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ऐसी कौन सी क्रिया घटती है और कौन सा पदार्थ बनता है, ये सब पूरा डिटेल आपको इस वीडियो पे बताना, क्वेश्चन पे लिखना होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राएं से नोट करेंगे। अथवा में पूछा गया है एल्डोल संघनन एवं क्रॉस एल्डोल संघनन को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। क्या करना है बच्चों, रासायनिक समीकरण द्वारा आपको इनको लिखना है। क्या करना है, रासायनिक समीकरण द्वारा आपको इन दोनों को लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से छात्रों आज की इस वीडियो पे मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए थे यहां तक आपके प्रश्न क्रमांक 5 तक के मैंने सभी प्रश्नों का आपको उत्तर करा दिया है। इसके साथ ही जो ये आपके लिखित रूप में 2, 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, इन सभी जो प्रश्नों का आपको उत्तर हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल पे मिलने वाला है। अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम में क्या करिए, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आप जाएंगे तो इसका आपको क्वेश्चन पेपर का और विद सॉल्यूशन के साथ आपको उसका आंसर शीट देखने को मिल जाएगा। और आपको बता दूं बच्चों, जल्दी से कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अभी तो हम सेट सी का पेपर आप सभी को प्रोवाइड कराए हैं। इसके बाद आपको सेट ए का, जी हाँ बच्चों, सेट ए का भी हल करवाने वाले हैं। तो आप सभी को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। फिर इसके बाद अपने सेट ए की तैयारी कर लीजिएगा, ताकि यदि आप चारों सेट पढ़ के चाहते हो A, B, C and D, तो आपके यदि एग्जाम में कोई सा भी सेट कल के पेपर में देखने को मिलेगा तो आप चारों के चारों सेट में से आप पेपर को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। इसके साथ ही अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करना ना भूलें बच्चों। सो बच्चों टाटा बाय, जय हिंद जय भारत।